नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली बड़ी खबर चुनाव आयोग से जुड़ी बताएंगे। चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। दूसरी बड़ी खबर यूपी से होगी, जहां बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिजन ने सीएम योगी से मुलाकात की है। और तीसरी बड़ी खबर हरियाणा से आपको बताएंगे, जहां नई चुनी बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे। और चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र से होगी, जहां महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए राज्यपाल की ओर से मनोनीत किए जाने वाले 12 विधायकों में से 7 के नाम को मंजूरी मिल गई है। पांचवी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नई सरकार कल शपथ लेगी। तो ये 5 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर चुनाव आयोग से जुड़ी हुई, तो आपको ये 5 बड़ी खबर बता दें, जहां चुनाव आयोग शंखनाद करेगा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भी, और तमाम तरीके से उपचुनाव होना उनका जिक्र भी किया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां तोड़फोड़ मामले में जो हिंसा देखने को मिली, अब न्याय की मांग परिजन कर रहे हैं। सीएम योगी ने परिवार से मुलाकात की है। तीसरी बड़ी खबर हरियाणा में नई सरकार को लेकर होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर मंथन किया जा रहा है। और सीधा विस्तार से खबरों की ओर करेंगे, जहां चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दोपहर 3:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। और महाराष्ट्र में एक और झारखंड में 5 फेज में वोटिंग की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को, झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। वायनाड समेत 3 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव, दोनों राज्यों के चुनाव के साथ ही 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे, महाराष्ट्र के नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट तृणमूल सांसद के निधन से खाली हुई है। 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, इसके अलावा 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 3 और मध्य प्रदेश की 2, सिक्किम की 2, गुजरात 1, उत्तराखंड 1 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट शामिल है। तो महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और तमाम राज्यों में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर आज चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3:30 बजे 87 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, जिनकी सीटों में क्या कुछ आगे की शेड्यूल रहेगा, किस तारीख को कितने फेजों में चुनाव होना है, तमाम बातों का जिक्र चुनाव आयोग करेगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी हाल ही में चुनाव संपन्न भी हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावों की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। और भी कई उपचुनाव बताए जा रहे हैं, जिसमें लोकसभा विधानसभा की सीटें शामिल हैं अन्य राज्यों की। क्या कुछ आज की तस्वीर रहेगी, किस 3:30 बजे की बैठक में कहां के राज्यों को लेकर क्या तस्वीर आगे नजर आएगी? जी हाँ ऋषभ, 2 राज्यों में अभी चुनाव जो है संपूर्ण हुआ है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो आज जिस तरह महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 3:30 बजे लगभग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों पर जो है डिलिमिनेशन जो है चुनाव आयोग करेगा, जिसमें किन सीटों पे और किसकी प्रतिक्रिया रहे, क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी, उसको लेकर आज चुनाव आयोग जो है निश्चित तौर पर जो है फाइनल करेगा क्या प्रतिक्रिया रहेंगी। आपको बता दूं, देश के कई राज्यों में भी चुनाव, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इसके अलावा अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद की मैं बात बता दूं आपको, देश के कई अलग अलग राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने, जैसे दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग जो है सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम राज्यों में जिस तरीके से स्थिति बन रही है, महाराष्ट्र और अगर झारखंड की बात करें तो किस तरीके से यहाँ के समीकरण सियासी रूप से आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर आज ऐलान होता है तो सभी राजनीतिक दल भी सक्रिय हो जाएंगे। इरफान जी हाँ, झारखंड और महाराष्ट्र की अगर बात करें, इसको लेकर पहले आज सुबह बीजेपी के मंत्रिमंडल की एक बैठक बिठाई गई है, जिसमें बीजेपी ने अपने झारखंड के जो उम्मीदवार हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें अभी डिक्लेरेशन नहीं किया, उन्होंने फाइनल नहीं किया कि नाम जो है वो सुनिश्चित अभी सार्वजनिक नहीं किया है कि कौन कौन वो उम्मीदवार है। कुछ समय बाद जो है वो सार्वजनिक किए जाएंगे कौन कौन उम्मीदवार भाजपा की तरफ से रहेंगे। इसको लेकर अब 3:30 बजे चुनाव आयोग जिस तरह से
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नतीजे बताएगा कि इसकी प्रतिक्रिया क्या रहेंगी चुनाव में। झारखंड की अगर बात करें, झारखंड में या महाराष्ट्र में उपचुनाव को लेकर जो प्रतिक्रियाएं रहेंगी उसको लेकर अब चुनाव आयोग जो है वो प्रेस को वार्ता कर सुनिश्चित करेगा कि क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी। निश्चित तौर पर देखिए इरफान, हम 3:30 बजे का इंतजार तो करेंगे ही, लेकिन क्या कुछ संभावनाएं कही जा सकती हैं? कितना समय अगर और राज्यों के चुनाव की तारीखों में कितना समय लगभग लग सकता है अभी से? ऋषभ, मैं आपको बता दूं जिस तरह आज झारखंड का और महाराष्ट्र का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है चुनाव आयोग नतीजे बताएगा। इसके अलावा दिल्ली की भी अगर बात करें तो दिल्ली में भी लगभग फरवरी की उम्मीद जताई जा रही है। फरवरी या जनवरी में चुनाव आयोग जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव की भी तारीख दे सकता है। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा जाता है, उपचुनाव को लेकर क्या स्थिति रहती है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात दूसरी बड़ी खबर की, जहां योगी से न्याय की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा के दौरान 50 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ की गई। इन घरों में एक भी शख्स मौजूद नहीं है। हरदी महसी के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है, फोर्स तैनात की गई है। पुलिस की गाड़ियां लगातार घूम रही हैं। प्रभावित इलाकों में आधार कार्ड देखकर ही एंट्री दी जा रही है। और हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिजन ने सीएम हाउस में योगी से मुलाकात की। उनके साथ महेसी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। इलाके में आरएएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस तैनात है। डीएम मोनिका रानी ने जानकारी दी है, बताया है कि जिन घरों में तोड़फोड़ की गई है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अफवाहों को रोकने के लिए जिले में 16 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस का फोकस अभी शांति व्यवस्था बनाए रखने पर है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने आगजनी करने वालों की पहचान शुरू कर दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत सीनियर पुलिस ऑफिसर अभी बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। तो बहराइच में ये मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। यहाँ पर पुलिस फोर्स, आरएएफ के जवान, तमाम तरीके से अलग अलग कंपनियों की सेनाएं जब तैनात की गई हैं और साथ ही पूरी बारीकी से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आगे कार्रवाई कड़ी रूप से की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। और जो परिजन हैं जिसमें युवक की जान गई है, उसके परिजन ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, अपनी पीड़ा उनको बताई है और सख्त कार्रवाई की जाने की मांग परिजनों ने की है। तो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था और पीड़ित परिवार ने कहा है कि हमें खून का बदला खून से चाहिए। तो यहाँ पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल का मामला, हंगामे का मामला, बहराइच हिंसा मृतक के परिजन ने सीएम योगी से मुलाकात की है और परिजन ने साफ तौर पर कहा है कि हमें खून का बदला खून से ही चाहिए। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहराइच का मामला देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार ने मुलाकात भी की है, अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं, साफ तौर पर कहा है कि हमें खून का बदला खून से चाहिए। क्या उनकी मांगे हैं और अभी जो मौका स्थल है, जमीनी स्थिति है, उस पर क्या स्थिति बनी हुई है? वंदना जी, आपकी आवाज यहाँ प्रॉपर नहीं आ पा रही है, कोशिश करेंगे आपकी आवाज यहाँ पर आ पाए, तकनीकी खामी हो सकती है। तो अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था, हिंसा में जो व्यक्ति की मौत हो गई, उसके परिजन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और घटनास्थल पर आरएएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस तैनात है। 16 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है और तमाम तरीके से पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और आगे बड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। जो भी इसमें शामिल है, जो भी आरोपी है, जिनकी भी इसमें भूमिका है, और उसको ध्यान में रखते हुए कड़ी कार्रवाई के मूड में सरकार, शासन, प्रशासन नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। वंदना जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री से आज मुलाकात हुई है पीड़ित परिवार की, क्या तस्वीर आगे नजर आएगी? ही जो वहाँ के स्थानीय विधायक है सुरेश्वर सिंह, वो लखनऊ पहुंच चुके थे और करीब 1:15 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने अपना दुख बयां किया है। जो पिताजी और उसके माताजी काफी रोते नजर आए क्योंकि मीडिया से भी वो मुखातिब हुए। तो उनका यही मांग है, मुख्यमंत्री से भी यही वार्ता हुई है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो हत्यारे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और साथ ही उनको आर्थिक मदद भी दी जाएगी। क्योंकि एक पिता और एक माँ ने एक जवान बेटा खोया है, क्योंकि अभी 3 महीने पहले ही उसके गौरव मिश्रा की शादी हुई थी और जो उसका भाई था कृष्णा, उनकी भी मांग यही है। क्योंकि कल भी जब ये पूरा मामला चल रहा था बहराइच में, पोस्टमार्टम के लिए परिजन तैयार नहीं थे। जो भी लोग थे, गुस्साए लोग थे, उनका यही कहना था कि जिन्होंने भी हत्या की है, जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ उनका एनकाउंटर किया जाए और साथ ही जो उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। हालांकि काफी जब सीएम योगी से वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद जो मृतक है उसका 4 बजे करीब अंतिम संस्कार किया
किया गया और फिर आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 10 जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें सरफराज है, ननकऊ है और अब्दुल हमीद, तमाम ऐसे लोग हैं। उसके अलावा जो अमिताभ यश है वो लगातार कल से ही वहां पे डेरा डाले हुए हैं और इसके अलावा अभी वहां पे इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है, क्योंकि वहां पे माहौल जो है वो तनावपूर्ण ना हो। जो भी प्रभावित इलाकों में जा रहा है उनके आधार कार्ड के आधार पर ही उनको एंट्री दी जा रही है और साथ ही आज जो पूरी रिपोर्ट है वो शाम तक मुख्यमंत्री को आज जो लॉ एंड ऑर्डर है और स्टेट के चीफ है अमिताभ यश वो सौंपेंगे और जो गृह सेक्रेटरी है संजीव गुप्ता वो भी, क्योंकि कल से ही वहां पर माहौल इतना बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जिसको लेकर उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और अभी भी करीब 50 से ज्यादा जो घर हैं और दुकानें उनमें तोड़फोड़ की गई, 20 से ज्यादा जो वाहन है उसको आग के हवाले कर दिया गया। उसके अलावा अस्पतालों में तोड़फोड़ की गई। तो अभी इंटरनेट सेवा बंद है, 16 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवा जो है वो बहाल की जाएगी। अभी भी हालात वहां पे काफी गंभीर है, लेकिन पूरी छावनी में जो इलाका है वो तब्दील है। वहां पे आरएफ और पीएससी के जवान जो है वो काफी तादाद में वहां पे तैनात किए गए हैं और हालांकि अभी जो डीएम है मोनिका, उसका कहना है बहराइच डीएम का कि अभी जो भी जिन्होंने भी आगजनी की है वहां पे उनको वीडियो के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भी पल पल की अपडेट वहां स्टेट चीफ अमिताभ यश से ले रहे हैं और हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की ये पूरी कोशिश की, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री बहुत सख्त एक्शन में जो घटना घटी है ऋषभ, ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी, क्योंकि कानून व्यवस्था को किसी तरीके से ध्वस्त करना, उसकी धज्जियां उड़ाना, तो कहीं ना कहीं ये सोचा समझा एक प्लानिंग था, क्योंकि किसी को घर से घसीट कर और उसको गोली मार देना ये कोई छोटी घटना नहीं है। तो ऐसे अपराध आगे ना हो, इसको देते हुए योगी आदित्यनाथ कड़े से कड़े एक्शन लेंगे। जी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अन्य राज्यों की तुलना में जब उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आते हैं और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, सख्त रुख अपनाएंगे, तो उसकी बातों का वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इससे पहले ऐसी कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई होगी, कौन कौन इसमें शामिल है, उनका चयन आगे किस रूप में आएगा, क्या खुलासा होगा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कल बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में नई चुनी बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे। आज कार्यवाहक सीएम नायब सैनी चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में पार्टी नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं। यहां राज्य के करीब 125 पदाधिकारी मौजूद हैं। मीटिंग में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर नेताओं की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पार्टी की परंपरा रही है कि सभी विधायक बैठकर फैसला करते हैं कि विधायक दल का नेता कौन होगा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी और सहयोगी दलों के शासित 16 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले नए सीएम के चुनाव के लिए कल यानी 16 अक्टूबर को पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के 2 ऑब्जर्वर गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव हिस्सा लेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पंकज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से सरकार का गठन होना है, अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर लगातार चर्चा है, लेकिन एक अमूमन तौर पर एक सवाल सबके जहन में है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके नेतृत्व में चुनाव जीत मिली है। लेकिन जो परंपरा है पार्टी की, केंद्रीय नेतृत्व के ऑब्जर्वर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। क्या चर्चा उनकी बैठक को लेकर है और क्या कुछ कयास अभी लगाए जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि ऋषभ आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर भाजपा ने जो हैट्रिक मारी है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पहले अगर हम मीडिया के एलियट को करें तो बिल्कुल कहीं और ही नजर आ रहा था, परंतु इस स्थिति के अंदर भाजपा ने जो हैट्रिक लगाई है। बिल्कुल पंकज, आप कंटिन्यू करिए। हम और आप लगातार चर्चा भी हम कर रहे थे पहले भी, क्योंकि एक जो हवा दिखाई दे रही थी वो कांग्रेस की और हवा दिखाई दे रही थी और लगातार कांग्रेस को सारी सजाई मिली थी, लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए वाकई में बीजेपी की स्ट्रेटेजी काम करी है। तो अभी हाल ही में जो हमारे पास सूचना आई है कि परवीन नकवी द्वारा जो हमें जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी ही शपथ लेंगे और इसकी तैयारियों को लेकर तमाम तरीके से कई पदाधिकारियों की ड्यूटियां जो है लगा दी गई है। पंचकुला के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है ओथ सेरेमनी अपनी करने वाले हैं और साथ ही 16 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व के अंदर जो है सारे कार्यक्रम की जो जांच है वो करी जाएगी। और इसी के साथ इसके अंदर एक बड़ा अपडेट सामने ये निकल कर आ रहा है कि तमाम मंत्रिमंडल की जो चर्चा है उसी मीटिंग के अंदर 16 तारीख को होनी है। और इससे पहले आज भी हरियाणा निवास के अंदर जैसे आपने देखा ऋषभ की मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे और एक बड़ी मीटिंग जो है
हरियाणा निवास के अंदर चल रही थी, जिसके अंदर तमाम तरीके से रणनीति बनाई जा रही थी कि किस प्रकार से आने वाले समय में सरकार का रूप एक देने वाले हैं। निश्चित तौर पर देखिए बैठक में तमाम नेता भी शामिल होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव यहां पहुंच रहे हैं, तो एमपी में काफी चर्चाएं हैं कि लगातार केंद्रीय बीजेपी में उनका कद बढ़ता जा रहा है। क्या भूमिका मोहन यादव की इस बैठक में होगी? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर बार जैसा कि हमने एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरू से एक प्रोटोकॉल चलता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे एक एनालिसिस कर चलती है हर तरीके से, मतलब हर कार्यकर्ता को एक समान रूप से मौका देती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार मुख्यमंत्री पर विश्वास जताया, कहीं ना कहीं वो उनका कद बढ़ाने वाला है। और ऐसी स्थिति के अंदर सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, तमाम जो दिग्गज नेता जैसे कि संजय भाटिया और अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और ऐसे में कई ऐसे कार्यकर्ता जो नजर आए जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी बनने का काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अब देखना ही होगा कि किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होगा। निश्चित तौर पर बैठक में क्या कुछ कहा जाएगा और मुख्यमंत्री को लेकर कैसे स्थिति आगे रहेगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात चौथी बड़ी खबर की, जहां महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए राज्यपाल ने 12 विधायकों में से 7 विधायक के नाम को मंजूरी दे दी है। स्वीकृत नामों में बीजेपी के 3, शिवसेना के 2, एनसीपी के 2 सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के समय से ही राज्यपाल मनोनीत 12 सदस्यों का फैसला लंबित चल रहा था। 7 विधायकों चित्रा वाघ, विक्रांत पाटिल और धर्मगुरु महाराज राठौड़ शामिल हैं। वहीं शिवसेना के 2 नाम मनीषा कायंदे, हेमंत पाटिल शामिल हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से 2 नाम पंकज भुजबल, इदरीस नाइकवाड़ी शामिल हैं। बता दें कि राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए गए विधायकों के मामले में एमवीए गठबंधन कोर्ट पहुंचा था। हालांकि अब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। इस बीच महायुति की शिंदे सरकार ने राज्यपाल मनोनीत 12 विधान परिषद सदस्यों के नाम की सिफारिश की थी। राज्यपाल ने नॉमिनेटेड एमएलसी को शपथ दिलाई। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे, जहां मुंबई से ब्यूरो संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, बीजेपी के 3 और तमाम नाम सामने आए हैं, राज्यपाल ने नॉमिनेट एमएलसी को शपथ दिलाई है, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आज दोपहर ही केंद्रीय चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी संभावना करेंगे और तारीख घोषित करेंगे। इसके पहले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगे और आज ही आपने देखा रहेगा कि 7 जो नॉमिनी नहीं है, 12 जो एमएलए है उनको सूची में से 7 समूह के जो ठाकरे गुट के नहीं है, मगर शिंदे और बीजेपी के गुट के जो और एनसीपी के गुट के जो है वो 7 विधायक जो है उन्होंने शपथ विधि ग्रहण की है। इसके पहले जो है जब ठाकरे का मुख्यमंत्री थे तभी 12 लोगों की जो सूची है वो राज्यपाल को दी गई थी, मगर उसके ऊपर मोहर नहीं लगा थी। इसकी वजह से ठाकरे गुट ने जो है सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी की थी, उसके ऊपर अभी भी फैसला नहीं आया है। और फिर आज जो है वो 7 जो विधायक है उनको मंजूरी दी गई है। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया संदीप आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और अब लोग करेंगे आखिरी और 5वीं बड़ी खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नई सरकार कल शपथ लेगी। अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला निर्वाचित सरकार होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल के नेता उमर को कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने की अधिसूचना के साथ नई सरकार के गठन की राह खोली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस, माकपा, आप और निर्दलीय विधायकों के समर्थन का पत्र भेजकर उमर को शपथ दिलाने का आग्रह किया गया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला की दूसरी पारी होगी। इससे पहले उन्होंने 2009 में 2014 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। उमर अब्दुल्ला की शपथ ग्रहण समारोह में कई महत्वपूर्ण नेताओं के शामिल होने की उम्मीदें हैं। और 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।